व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और आप देख रहे हैं एसजे महतो स्टडी हब। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार वालों को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो गणेश का भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साम्राज्यवाद के बारे में। तो देखिए, साम्राज्यवाद क्या है, इसका परिचय क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और इसका विस्तार, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। देखिए, साम्राज्यवाद के समय का कुछ फ़ोटोज़, किस तरह से मतलब किस पे कैसा शासन, किस पे कैसा जुल्म किया जाता था, ये एक फ़ोटोज़ है। ठीक है, ये देखिए दरियल बाबा। चलिए तो शुरू करते हैं। साम्राज्यवाद का परिचय। साम्राज्यवाद का सीधा अर्थ है एक राजनीतिक व्यवस्था पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था का आधिपत्य। इसका सीधा अर्थ क्या है? देखिए, एक राजनीतिक व्यवस्था पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था का आधिपत्य। क्लियर है? साम्राज्यवाद की जो अवधारणा पूंजीवाद से विकसित हुई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। मूलतः साम्राज्यवाद हमारे समय की आर्थिक और राजनीतिक प्रतिभाओं का प्रतिफल है, जिसकी वजह से 20वीं सदी में कम से कम 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, साम्राज्यवाद की परिभाषा। पाल्मर एवं पार्किंस का कहना है कि साम्राज्यवाद की कोई सटीक परिभाषा करना तकरीबन नामुमकिन है। वे कहते हैं साम्राज्यवाद की विवेचना, भर्त्सना और उसकी पैरवी की जा सकती है। इसके लिए मारा जा सकता है, मरा जा सकता है, किंतु इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। पश्चिमी विद्वान साम्राज्यवाद को अनिवार्य मानते थे क्योंकि दुनिया को सभ्य बनाना गोरे व्यक्ति का बोझ था, लेकिन अफ्रीका एवं एशिया के देशों में इसकी सर्वत्र भर्त्सना की गई क्योंकि वही इसके शिकार थे। दरअसल एक राज्य पर दूसरे राज्य का राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व ही जो है साम्राज्यवाद की परिभाषा का मूल तत्व है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। साम्राज्यवाद का अर्थ। तो देखिए, मैरिज गुलियस बोन के अनुसार क्या कहते हैं ये, कि साम्राज्यवाद साम्राज्य बनाने, संगठित करने तथा उसकी देखभाल की नीति है। अर्थात एक विशाल आकार का राज्य जो कमोबेश अनेक विशिष्ट राष्ट्रीयताओं का संग्रह होता है, किंतु जिस पर एक एकल केंद्रीकृत सत्ता का नियंत्रण हो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चार्ल्स ए बियर्ड के अनुसार। तो देखिए, चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा कि क्षेत्र प्रोटेक्टोरेट तथा प्रभाव हासिल करने के लिए सरकारी और कूटनीति जरियों के इस्तेमाल का नाम ही क्या है? साम्राज्यवाद है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पीटी मून के अनुसार देखिए, साम्राज्यवाद का अर्थ है कि गैर यूरोपियन देशों पर यूरोपीय देशों का जो आपस में एक दूसरे से नितांत भिन्न थी, उसका आधिपत्य। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, इस तरह से जो है मतलब क्या बोलेंगे, हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि जब साम्राज्यवाद एशिया और अफ्रीका के काले लोगों पर यूरोपियनों का आधिपत्य का नाम था, ये यूरोपियन अपने को श्रेष्ठ समझते थे तथा मानते थे कि औपनिवेशिक सत्ता सोवियत लोगों के ऊपर एक बोझ है। हालांकि बियर्ड ने साम्राज्यवाद की परिभाषा से आर्थिक कारणों को खारिज कर दिया है, फिर भी साम्राज्यवाद का इतिहास दर्शाता है कि पश्चिम देशों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के पीछे आर्थिक शोषण ही मूल आकर्षक रहा है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, घोर यथार्थवादी मॉन्टेस्क्यू, इनके अनुसार जो राजनीतिक को सत्ता संघर्ष मानता है, साम्राज्यवाद की परिभाषा में आर्थिक कारणों को शामिल नहीं करता। उसके लिए साम्राज्यवाद किसी राज्य द्वारा अपनी सीमाओं के विस्तार करने का नाम है। उसे ये क्या कहता है? साम्राज्यवाद कहता है। तो चलिए
अब देखते हैं इसके आगे। सुपीटर के अनुसार साम्राज्यवाद वह शक्ति है जो अपने उद्भावना में प्राचीन तथा राष्ट्रवाद के युग में पतनशील और आत्मचेतन है। देखिए ये इसका मतलब ये है कि देखिए प्रतिद्वंदियों यानी उभरते पूंजीवाद को मात देने में जो होते हैं सक्षम वो साम्राज्यवाद होते हैं, किंतु मार्क्सवादी जो है विद्वान साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का प्रतिद्वंदी नहीं मानते। उनके लिए जैसा कि लेनिन ने कहा था कि साम्राज्य न केवल पूरी तरह अधिक है अपितु पूंजीवाद के विकास की स्वाभाविक परिणति है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए लेनिन के अनुसार देखिए इन्होंने ही कहा था कि साम्राज्यवाद न केवल पूरी तरह आर्थिक है अपितु पूंजीवाद भी विकास की स्वाभाविक परिणति भी है। ठीक है, तो देखिए साम्राज्यवाद की अभिप्रेरणा मूल रूप से आर्थिक रही है, यानी उपनिवेशों के शोषण से आर्थिक लाभ अर्जित करना है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अक्सर जो है साम्राज्यवाद राज्य विस्तार में परिणत हुआ और इसलिए कुछ विद्वान जो है आर्थिक प्रेरणा को विशाल साम्राज्य कायम करने की चाहत से अलग देखने की वकालत करते रहे। ठीक है, अब देखते हैं पाल्मर व पार्किंस जो थे अच्छे और बुरे साम्राज्यवाद में विभेद करते थे। देखिए ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, पाल्मर और पार्किंस जो है ये अच्छे और बुरे साम्राज्यवाद में विभेद करते हैं। ठीक है, किंतु तीसरी दुनिया के नज़र में कोई भी साम्राज्यवाद अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि शोषण जो है वो किसी के लिए क्या अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन NFO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन से भी साबित होता है कि तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर पूंजी का बहिर्गमन हो रहा है और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। ये पूंजीवाद की जो कथित जीत और साम्राज्यवाद के पतन के आधार पर यह बात नहीं की जा सकती कि साम्राज्यवाद अब कब शोषणकारी हो गया है, न ही यह इन परिस्थितियों में पैदा होने वाले लोकतंत्रों के लिए साम्राज्यवादी फायदेमंद है। देखिए प्रकारांत से जो है यह सिद्ध होता आया है कि इन देशों का साम्राज्यवादी शोषण पहले से ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यह सब विषय अंतर्गत राजनीति अर्थशास्त्र की नज़र से ही संभव हो सका है, क्योंकि जो है तीसरी दुनिया के देशों को असमान व्यापार की शर्तों से जोड़ दिया गया है। फिर ये देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों व कृषि गिरफ्त में आ गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण साम्राज्यवाद एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण के हवाले हैरी मैडॉफ के निष्कर्ष निकाला है कि पूंजी के वर्चस्व एवं एकाधिकार के आधार पर साम्राज्यवाद का जो रूप हमारे सामने है वह पुराने साम्राज्यवाद से कतई भिन्न है। आक्रामक पूंजीवाद राष्ट्र राज्य बदस्तूर कायम है, अवलंबित शोषण के तरीके में तब्दीली जरूर आई है। ठीक है, अब देखते हैं मैकडॉफ ने साम्राज्यवादी शोषण के 3 नए तरीकों को रेखांकित किया। पहला, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के साथ सैन्य उत्पादन का एकीकरण। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता महत्व जो अधिक लाभ देने वाले और नए तरह के उद्योगों पर, चाहे वे उपनिवेश में हो या विकसित देशों में, विश्वव्यापी नियंत्रण की कोशिश करता है। तीसरा, राज्य में कारोबार में सैन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्राथमिकता। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जॉन स्ट्रेची, माइकल बेर्टे ब्राउन, हजमा अलवी उन विद्वानों में से एक है जिनका मानना है कि साम्राज्यवाद का जोर और आर्थिक शोषण पर उतना नहीं रहा। सच कहा जाए तो ऐसे सारे तर्क महज विचारधारात्मक है, न कि वास्तविक। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो ये पॉल स्लीजी ने जो एक लेखक थे, इन्होंने अपने एक लेख में 90 दशक में साम्राज्यवाद में इसकी सटीक विवेचना की है। ठीक है, तो देखिए अब अलवी की राय के बारे में देखते हैं हम लोग। अलवी की राय जो है एक नव साम्राज्यवाद, ठीक है, पूंजी का शोषण जो है वो नहीं करता था। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि साम्राज्यवाद का पतन हो जाने से अब साम्राज्यवाद को कोई चुनौती देने वाला भी नहीं रहा। साम्राज्यवाद खत्म नहीं हुआ है, केवल उसका रूप बदला है। लक्ष्य वही है किंतु रास्ता बदल गया है, यानी गरीब और आश्रित देशों का शोषण।
चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब तक इसे जो है साम्राज्यवाद की प्रमुख विशेषता माना जा रहा है, अपितु ये विश्व बाजार पर नियंत्रण एक सीमित है। इस जवाब में स्वीजी का कहना है कि छठे दशक की शुरुआत से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ती मजदूरी वाले देशों में अपना जो उत्पादन है उसकी इकाइयां स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। और दूसरे शब्दों में देखिए, तीसरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण है, उनके बाजार पर नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है, अपितु उत्पादन और वित्त के क्षेत्र में भी उनकी मौजूदगी बरकरार है। यानी कि उद्योगों के निजीकरण, विभिन्न नियंत्रणकारी जो होते हैं, उनके उपायों को अप्रतिसाधित करने तथा उदारीकरण को केंद्र में रखकर सुधार लागू करने से जो है भूमंडलीकरण की जो नई बयार बही है वह दरअसल नव साम्राज्यवाद को ही प्रतिबिंब करती है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं साम्राज्यवाद का विकास। देखिए, इतिहास बताता है कि दुनिया विकास के कई चरणों से गुजर चुकी है। हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद का इतिहास समाज और सामाजिक संरचना के विकास से जुड़ा हुआ है। पूंजीवाद एक सामाजिक संरचना के रूप में सामंतवाद की कोख से पैदा हुआ है और वही उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं, सामंतवाद जो है 16 से 17वीं शताब्दी से पूर्व अस्तित्व में था। यूरोप में सामंतवाद मध्ययुगीन राजतंत्र से संबंधित था। यह राजतंत्र मूल रूप से कुलीन तंत्र, राज और भूस्वामी ही था और वही अर्थव्यवस्था व राजसत्ता का नियंत्रण भी करता था। यानी कि सामंती राज के कारोबार में चर्च का भी अहम भूमिका थी। 13वीं सदी से इंग्लैंड में सामंतवाद का पतन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपनी गिरफ्त में लेता गया। इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या हुआ था, देखिए इसमें 16 से 17वीं शताब्दी के पूर्व अस्तित्व में क्या हुआ था। इस पतन के पीछे जो है औद्योगिक क्रांति, शहरों का विकास, सामंतों का आपसी संघर्ष आदि कारण थे। नतीजन ये हुआ कि यूरोप का सामाजिक जीवन में बदलाव हुआ, इसके साथ आर्थिक संगठन में बदलाव हुआ। अब जो है अर्थव्यवस्था पर स्वतंत्र व्यापारियों और व्यवसायियों का नियंत्रण जो है वो कायम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारी जो पूंजीवाद थे, सामंतवाद थे, वो पूंजीवाद के बीच संक्रमण की स्थिति थी, वो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जारी रहा। जबकि सामंतवाद की कोख से पैदा होने वाले जो व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में अलग अलग रही। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में जो पूंजीवाद का विकास अन्य यूरोपीय देश की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से हुआ, जैसे फ्रांस ने इस बदलाव का अनुकरण किया। बाद में जो है जर्मनी और रूस भी इस दौड़ में शामिल हो गए। इस तरह प्रत्येक विकास होने के साथ साथ पूंजीपतियों को कच्चे माल व बाजार के खोज यूरोप से बाहर जाकर करने लगे। यही खोज एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवादी जो है घुसपैठ का कारण बनी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए, पूंजीवाद वो व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन बाजार में विनिमय के लिहाज से किया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। पूंजीवाद में पूंजी का स्वरूप वही नहीं रहता जो सामंतवाद में होता है। जैसे आपको मालूम है कि सामंतवाद के अंतर्गत पूंजी मुख्यतः व्यापारिक पूंजी होती है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादक पूंजी प्रमुख होती है, यानी पूंजी जिसका श्रम बाजार में निवेश किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, श्रम वो जिसे कोई श्रमिक पूंजी के बदले देता है ताकि वो जीवित रह सके। इसे सही से समझते हैं। देखिए, श्रम को जो है उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल कर, ठीक है, नए लाभ के लिए नई वस्तुओं का जो है उत्पादन किया जाता है। इस तरह व्यापारी और वित्त धारकों जैसे बैंक, खुदरोखों आदि की पूंजी संचालित होकर नई वस्तुओं का उत्पादन करती है। इस व्यापारी या वित्तीय पूंजी का कार्य जो है उत्पादक पूंजी की जरूरतों पर निर्भर करता है और वही उसका नियंत्रण भी करता है। इस तरह जो है श्रम भी एक वस्तु बन गया जिसे बाजार में खरीदा अथवा बेचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंत में देखिए, पूंजीवाद के साथ निजी उद्योगों का विकास हुआ तथा राज्य सत्ता में जनता की भागीदारी बढ़ी।
तो देखिए अंत में क्या हुआ। अंत में जो है जिस तरह से पूंजीवाद ने आर्थिक जीवन को प्रभावित किया था, उसी तरह उसने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। पूंजीवाद के साथ दो वर्गों, पूंजीपति व श्रमिक, का उदय हुआ। इन दो प्रमुख वर्गों के अलावा अन्य छोटे छोटे वर्ग भी जो है अस्तित्व में आए। राजनीतिक व्यवस्था भी भूतपूर्व नहीं रही। इंग्लैंड में राजसत्ता पर जमींदोज कॉलोनी के साथ साथ जो है व्यापारियों का भी नियंत्रण कायम हुआ। इसी तरह फ्रांस के जमींदोड़ कुलीन की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई। इस तरह जो है पूंजीवाद के साथ निजी उद्योगों का विकास हुआ तथा राजसत्ता में जनता की भागीदारी बढ़ी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगला जो है हमारा टॉपिक रहेगा उपनिवेशवाद। ठीक है, तो मैं जो हूँ नया नया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। तो आज का क्लास चलिए यहीं पे समाप्त होता है। ओवर एंड आउट।